अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच। मेरा नाम है जरी जलील। और मैं हूं अहमद सईद। नाजरीन, जब से ईरान वॉर शुरू हुई है, हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ है पाकिस्तान के ऊपर डिफरेंट तरीक़ों से हुआ है, हमारी फ्यूल के ऊपर हुआ है। और अब एक सबसे रीसेंट जो हम देख रहे हैं फिनोमिनन, वो ये है कि जितने हमारे लोग, जितने हमारी लेबर फोर्स पाकिस्तान से यूएई गई है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। और ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा एक वेव आप कह सकते हैं है। ऑन वन हैंड यूएई की गवर्नमेंट इज़ नॉट रिकग्नाइजिंग कि वो डिपोर्ट सिस्टमेटिकली कर रहे हैं या सिर्फ पाकिस्तानियों को कर रहे हैं, बल्कि इल्ज़ामात ये भी लगाए जा रहे हैं इट्स नॉट जस्ट द पाकिस्तानीज, इट इज़ द शिया कम्युनिटी। मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव बीन डिपोर्टेड आर बिलोंग टू द शिया कम्युनिटी। और ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है वो शिया कम्युनिटी, अफ़गानिस्तान से भी हैं कुछ लोग, बट थाउजेंड्स के अंदर इनका नंबर है। और ये भी वेरी कर रहे हैं फिगर्स। कुछ अर्से पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में ये कहा कि अबव 3000, ऑलमोस्ट 3500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। ये उन्होंने बात एक्सेप्ट ज़रूर की, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी डिस्क्लेमर दिया कि सारे पाकिस्तानी नहीं हैं और इसकी कोई उस तरह की वजह नहीं है कि किसी बायस की वजह से उनको निकाला जा रहा है मुल्क से। बट अगर आप शिया ऑर्गेनाइजेशन से बात करें, वहदतुल मुस्लिमीन से बात करें और दूसरे शिया लीडर्स से बात करें, तो वो तो इस फिगर का डबल दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 7500 का बोला जा रहा है। 7500 फैमिलीज़ शियाज़ की, शिया कम्युनिटी की पाकिस्तान के अंदर अफेक्ट हुई हैं, जिनके लोगों को बस उठा के डिपोर्ट कर दिया जाता है। वन फाइन डे उनको अप्रोच करते हैं, जो कहीं पे भी हों, काम पे हों। एक ऐसा वाक़या था, जो कोई आदमी था वो मॉल में खड़ा हुआ पैसे डिपॉजिट कर रहा था, उसको एकदम से पुलिस ने अप्रोच किया वहाँ की, और उनको उसको साथ ले गए और डिटेंशन सेंटर पे पहले रखा, फिर उसके बाद एक फ़ाइनल जो उनका जो डिपोर्टेशन सेंटर है वहाँ जाके रखा, एंड देन ही वाज जस्ट सेंट होम। उसको ना अपने पैसे निकालने की इजाज़त थी, ना उसके सारे एसेट्स फ्रोजन थे, और साथ में उसकी कोई जो भी बिलोंगिंग्स थी वो भी वो वहाँ छोड़ के चले गया। तो ये इसी तरह का एक ट्रेंड चल रहा है, और जो लोग डिपोर्ट होके आ रहे हैं वो अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं, और जो उनके साथ इधर आके हो रहा है पाकिस्तान में वो एक अलग कहानी है कि यहाँ पे उनको जॉब्स नहीं मिल रही, यहाँ पे उनको और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो फेस हो रही हैं वो हो रही हैं। आज हमने एक इसी तरह के मेहमान को बुलाया है जो डिपोर्ट हुए हैं यूएई से। उनका नाम है अली हमज़ा। वेलकम टू द शो अली। आप शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अली, मुझे बताइए आपकी क्या एक्सपीरियंस थी? आपको डिपोर्ट किया गया यूएई से, आप वहाँ पे कितने साल काम कर रहे थे और क्या वजह आपको बताई गई? थोड़ा सा मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए प्लीज़। सबसे पहले तो ये कि मुझे 2 साल हुए थे दुबई गए हुए। ये मेरा पहला टूर था दुबई जाने का। तो 2 साल हुए थे दुबई गए हुए। और मुझे जब उठाया गया, ऑफिस से ही उठाया गया था ना, पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया था। इमाम बारगाह गए थे लास्ट ईयर हम। तो वहां पे सीन ये है कि जब आप इमाम बारगाह जाते हो तो वहां पे ना पुलिस बैठी होती है जो आपकी आईडी वगैरह स्कैन करती है। ठीक है। तो वो एक एंट्री करते हैं। बाकी आप कहीं पे भी जाओगे दुबई में, कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जहाँ पे अपनी आईडी स्कैन करवानी पड़े। ठीक है। लेकिन आप जब इमाम बारगाह जाओगे, वहां पे आपको अपनी आईडी स्कैन करवानी पड़ती है। तो वो उधर वहां पे स्कैन करवाई थी। उसके बाद जब ये सारा ईरान का और ये कॉन्फ्लिक्ट चला, और उसके बाद फिर एक एक करके सबको डिपोर्ट किया गया, और मुझे भी ऑफिस से ही उठाया गया, कोई नोटिस भी नहीं था। कुछ लोग थे कि जिनको प्रॉपर कॉल करके बुलाया गया था पुलिस स्टेशन में, लेकिन मुझे ऑफिस ही उठाया गया और मुझे कुछ नोटिस भी नहीं दिया गया और ना कुछ पूछा गया। और ये किस डेट को आपको आपके साथ ये वाकया पेश आया था? 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को उठाया ठीक गया था मुझे सुबह 10 बजे के राउंड अबाउट। ठीक है। और फिर उठाने के बाद आपको किस जगह रखा गया और फिर आगे का प्रोसेस क्या था? बेसिकली जब मुझे उठाया गया था मैं ऑफिस में था, और सारी चीजें वही अपनी रूटीन से हो रही थी। और ऐसे एक आदमी आता है और मुझे आके कहता है कि आप जरा बाहर हैं, 2 मिनट बात करनी है, बड़े हंसते हुए प्यार से। तो मैं जाता हूँ बाहर उसकी बात सुनने के लिए। फिर वो अपना कार्ड मुझे दिखाता है कि मैं सीएडी से हूँ, और गाड़ी में बैठ, जो गाड़ी भी सामने ही होती है, तो गाड़ी में बैठ जाते हैं हम। फिर वो ले जाते हैं सीधा जबल जबल अली पुलिस स्टेशन में, और वहां पे 2 घंटे वहां पे रखते हैं, खाना शाना देते हैं, मोबाइल वगैरह ले लेते हैं वो मेरे से। और उसके बाद फिर एक वैन आती है, उसमें हमें वो ले ले जाते हैं। अल अवीर आई थिंक जगह का नाम है। वहां पे वो बड़ी जेल है, वहां पे ले जाते हैं। वहां पे जाके हमें एक दिन वहां पे रखा जाता है। और जब मैं वहां पे जाता हूँ तो वहां तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ईरानी नेशनैलिटी भी होते हैं, और हमारे पाकिस्तानी हैं, पारा चिनार से बहुत ज्यादा लोग थे। और फिर उसके बाद एक दिन वहां पे रखने के बाद फिर हमको एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, वो सबसे बड़ी जेल है वहां पे। तो हम्म। जब हम उधर जाते हैं अल अवीर में, उधर जाते हैं जब, फिर वहां पे हमें वो 7-8 दिन अपने पास रखते हैं। और उसके बाद एक एक करके जिस बंदे का नाम आता जाता है
चार चार पांच पांच लड़के ऐसे करके वो निकाल के तो फिर उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। तो आपने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की, आपने पूछा कि एटलीस्ट मुझे अपनी बिलोंगिंग्स लेने दो, या क्यों निकाल रहे हो, मतलब कुछ आपने बात करने की कोशिश की तो क्या रिस्पॉन्स आया? मैंने सिर्फ एक दफा ही पूछा था। जब उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और मेरे से कुछ पूछे बगैर जब गाड़ी में बिठा के तो लेके चले हैं, तब मैंने उनसे पूछा कि सर खैरियत है, सब क्या बात है, सब खैरियत है। मैंने भी इतना पूछा तो उसने मुझे थप्पड़ मारा और उसने मुझे बोला कि उर्दू में कि तुम पुलिस की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, चुप करके बैठो, खामोश रहो, ठीक है, सवाल करेगा आगे से। मैंने फिर उसके बाद कोई सवाल नहीं किया दोबारा उनसे। और वहां पे जाके भी किसी को पूछा कि क्या चक्कर है, कब तक रखेंगे यहाँ पे, या क्या सीन है, या जगह कौन सी है, तो वो कोई कुछ भी नहीं बताते थे। जस्ट उन्होंने अपने काम की बात करनी है कि आप, या खाने का टाइम है आ जाओ, या गिनती करनी है कि कितने लोग हैं, कितने चले गए हैं। बस उन्होंने सिर्फ अपने काम की बात करनी, हमारी उन्होंने कोई बात नहीं सुननी। तो आप जिस कंपनी में काम करते थे उन लोगों ने कोई आपको हेल्प करने की कोशिश की, या पाकिस्तान का जो सफारत खाना है वहाँ पे उससे रब्ता आपके फैमिली ने या जो आपके साथ लोग रहते हैं उन्होंने कुछ करने की कोशिश की कि सफारत खाना मदद को आए? देखें, मैं बेसिकली गुजरात के एक छोटा सा गांव है, वहां से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो मैं या एक दो और लड़के के जिसने इस चीज का भी थोड़ा सा मुद्दा उठाया है और इस चीज पे थोड़ी सी बात की है। जस्ट बिकॉज आपके सोशल मीडिया पर्सन है, सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो इतना थोड़ा सा होता है कि यार ये बेसिक ह्यूमन राइट्स, अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या ही फायदा ये चीजें यूज करने का, ठीक है। तो बेसिकली ये जो घर से किसी कोई आवाज उठाता है या कोई ऐसा करता, तो ना तो इतना कोई खास बैकग्राउंड ही है कि बंदा बोले ना कि बड़े ताल्लुक हैं तो उनके सर पे हम ये बात कर लें, या किसी को बोल के सिफारिश करवा लें, या कुछ ऐसा वैसा हेल्प कर लीजिए, तो ऐसा कोई सीन नहीं था। और वो सारे पहले इतने ही वो खुश थे कि चलो शुक्र है अल्लाह का कि वापस घर आ गया, ठीक है। वो नहीं, यही वो था कि वापस आ गया, इसके साथ कुछ और नहीं हुआ। तो यही था। और बस जो भी बात की वो मैंने की, इससे पहले भी मैंने तीन चार इंटरव्यूज भी दिए हैं सोशल मीडिया पे, मैंने अपने अकाउंट से पोस्टें की, वो भी मिलियंस में गई, ट्विटर पे थी वीडियोस। तो सिर्फ ये है कि उन वीडियोस की वजह से काफी ज्यादा ये मंजर आम पर आई है बात। अगर मैं भी शायद ना करता तो शायद ये इतनी। एग्जैक्टली exactly, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमने भी रब्ता किया कि लोग थोड़े सहमे हुए डरे हुए हैं, लेकिन आप आ रहे हैं, आप वोकल हैं, आप बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसी में से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या वजह बनी होगी कि इतनी बड़ी तादाद में अचानक जो है ईरान जंग के बाद जो है डिपोटेशन यूएई से स्टार्ट कर दी? और क्या कोई ख़ास इसमें आपको लगता है किसी ख़ास इलाके या किसी ख़ास सेक्ट के लोगों को ही निशाना बनाया गया है जो कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? देखें, अभी तक जितने भी लोग आए हैं ना, उनमें से मैंने 99.9% वही देखे हैं कि जो अहले तशी हैं, जो लास्ट अच्छा। ईयर इमाम बारगाह गए थे, ठीक अच्छा। है। 99.9% वही थे, और उसके बाद ये ईरानी नेशनैलिटी थे, वो भी बहुत ज्यादा तादाद में थे, ठीक ठीक है। है। तो इनके अलावा मैंने कोई ऐसे मैंने देखे हैं कि इंडियन लड़के हैं कुछ, या कुछ इंडिया पंजाब से लड़के हैं कि जो वहां पे, फिर उनसे मैंने पूछा कि क्या सीन है, तो उनमें से किसी की फाइट हुई है तो उसके लिए उठाया हुआ है, किसी का वीजा एक्सपायर है, ओवरस्टे है, उसके लिए उठाया हुआ है, ठीक है। जितने भी एलतशी लोग थे जो हमारे साथ आए हाँ। थे, किसी का भी ना तो वीजा ही एक्सपायर था, ना कोई ऐसी वायलेशन में इन्वॉल्व था कि जिसकी बिना पे वो उठा के तो डिपोर्ट करें। और उसके बाद जिस चीज पे उन्होंने हमें आउट पास पे पाकिस्तान भेजा था, आउट पास बेसिकली वन टाइम ट्रैवल होता है, ठीक है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट उन्होंने हमें उठाने दिए ही नहीं, कि या ना उन्होंने ये बोला कि अपने रूम से आप पासपोर्ट मंगवा लो तो हम जल्दी प्रोसेस करेंगे जो भी करेंगे। वहां पे जब हम थे तो ये भी नहीं पता था कि हमें एक दिन बाद छोड़ेंगे, 2 दिन बाद, या 10 दिन बाद। नहीं अली, आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को आपका पासपोर्ट भी नहीं लेने दिया गया? पासपोर्ट भी नहीं लेने दिया तो आपका पासपोर्ट अब किधर है? गया। मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ जितने लड़के थे ना, जब हम पाकिस्तान है तो हम लाइक 46 लोग थे हम, जिनमें 3 औरतें भी थी और 43 मर्द थे, ठीक है। औरतें भी साथ ही रिपोर्ट हुई थी, और उनमें से जब हम एयरपोर्ट पे आए थे ना, तो 1-2 घंटा रह गया था फ्लाइट का। तो वहां पे उन्होंने हमें बोला था कि अगर किसी का सामान यहाँ पे नजदीक पड़ा हुआ है तो अपने हैंडबैग में अपने किसी दोस्त को, कुलीग को कॉल करके मंगवा सकते हैं, हम वो रिसीव कर लेंगे, ठीक है। एयरपोर्ट पे आने तक मेरे पास ना पासपोर्ट था, ना मेरे मोबाइल फोन थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब हम एयरपोर्ट पे आते हैं, वहां से मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की, तो उसे मैंने बोला कि ऐसे ऐसे 1 घंटे का टाइम है मेरे पास, तो अगर तू किसी तरह से मेरा पासपोर्ट और मेरे मोबाइल, सबसे कीमती फिलहाल यही है, ये मुझे दे दे, तो बाकी मैं मैनेज कर ही लूंगा किसी तरह से। बिकॉज मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, यूनिफॉर्म में मुझे 10 दिन रखा गया था, तो यूनिफॉर्म में मैं वापस पाकिस्तान जा रहा था, शूजू से तस्में निकाल लिए, सॉक्सें निकाल ली, ठीक है। तो फिर वो वहां पे आया और उसने आके मुझे पासपोर्ट दिया और वो चीजें दी, और बाकी जो मेरे साथ लोग थे उनके पास पासपोर्ट भी नहीं थे।
हम लाइक 46 लोगों में से ऑलमोस्ट 6 या 7 लोग थे कि जिनके पास पासपोर्ट उनका वहां पे आ गया था एयरपोर्ट पे, ठीक है, तो वो पासपोर्ट के साथ वापस आ गए। तो बाकी जितने लोग थे उन सबके पासपोर्ट, उनके फोन, पैसे जो कुछ में वही हुए थे, वहीं रह गए थे वो। तो अली मतलब इस तरह के सवाल भी लोग रेज़ कर रहे हैं कि हो सकता है कोई सोशल मीडिया पोस्ट आपने उधर की हो यूएई के अंदर बैठ के, जो गवर्नमेंट को नहीं पसंद आई हो, इस वजह से, मतलब आप नहीं लेकिन इन जनरल कोई ना कोई इस तरह का केस, कोई ऐसी चीज़ जो गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट जा रही हो। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई भी हम ऐसे पोस्ट करेंगे वहां पे या कोई ऐसी चीज ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो वो डिपोर्ट ही होंगे, ठीक है। लेकिन मैं अपना कहता हूँ कि मैं किसी दूसरे पे क्यों बोलूं कि उसने नहीं पोस्ट की या उसने नहीं की। मैं पूछता हूँ कि मैंने कौन सी पोस्ट की है ऐसी, मैंने कौन सी वीडियो शेयर की है, या मैंने ऐसा क्या किया कि जिसकी बिना पे मुझे उठा के डिपोर्ट किया जाए। मैं दूसरे की सही बात नहीं करूंगा कि उसने रिपोर्ट किया है या उसने लाइक पोस्टें की हैं या उन्होंने कुछ किया नहीं किया। सबसे पहले मैं अपनी बात करूंगा अपनी बात। कि मैं सोशल मीडिया पर्सन हूँ, मुझे पता क्या चीज पोस्ट करनी है, क्या चीज शेयर करनी है और क्या नहीं करनी, बिल्कुल। ठीक है। तो वहां पे हम रह रहे हैं, मेरी लाइक ड्यूटी भी इस तरह की थी कि हमें पता होता आपकी जॉब क्या थी अली? दुबई कस्टम का डिपार्टमेंट है वहां पे थी। तो आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से एफिलिएटेड थे, यूएई गवर्नमेंट से एफिलिएटेड? जी, सेमी गवर्नमेंट। सही। अली, ऑब्वियसली आपने कहा आप 2 साल रहे हैं, आपने वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ कमाया होगा, कुछ बनाया होगा, तो वो उस आपके उन एसेट्स का क्या बना? अगर कोई आपके बैंक अकाउंट में पैसे थे या अगर आपने कुछ वहाँ पे कुछ लेके रखा हुआ था, तो वो आपको वापस मिले या नहीं? वो वापस नहीं मिला, वो बिल्कुल भी वापस नहीं मिला। वहां पे मेरे बैंक अकाउंट में पैसे थे, मैंने कोशिश की उन्हें मेल करने की, उन्हें दोबारा से ट्रांसफर करने की, या कोई ऐसा मुझे तरीका मिल जाए कि जिसकी वजह से मुझे वो मेरे पैसे वापस मिल सकें। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो भी काम था उसके लिए एमएड आईडी चाहिए होती है। तो एमएड आईडी उन्होंने उसी वक्त एक्सपायर कर दी हुई थी, उसी वक्त उन्होंने वीजा कैंसिल कर दिया हुआ था कि जो एक्सपायर शो हो रही थी कि जी इनका वीजा नहीं है। तो ऐसे फिर वो वैलिड आईडी भी नहीं होती और ऐसे ट्रांजैक्शन भी नहीं होती, तो वो पैसे नहीं वापस आए। तो कोई तरीक़ेकार है कि आप पाकिस्तानी एम्बेसी के थ्रू या अपने तौर पे वहाँ पे कोई कानूनी चाराजोई कर सकें? ऑब्वियसली वो आपके एसेट्स हैं, आपने खुद उसको बनाए हैं, किसी भी वजह से हो, जब तक उसको लीगली तौर पे कॉन्फिस्केट नहीं किया जाता, ऐसे तो कोई आपको महरूम नहीं कर सकता। तो उसकी तरह की कोई कोशिश आपने की, आपने पाकिस्तान एम्बेसी से रब्ता किया इस हवाले से? इस चीज पे जितना बेहतर हमारी पाकिस्तान एम्बेसी जानती है या पाकिस्तान गवर्नमेंट जानती है ना, उतना बेहतर हम नहीं जानते, प्रोसेस के हवाले से भी और इस हवाले से भी कि अभी करना क्या है या किस तरह से चीजों को लेके चलना है। जिस तरह से वो जानते हैं ना वैसे हम नहीं जानते, ठीक है। और ना ही हमें इतना नॉलेज है कि अच्छा अभी ऐसे कैसे करेंगे या वो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे। हमने सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि ये सारे मुद्दे को देखा जाए और उस लिहाज से जो भी एक्शन लेना है, जो भी पूछगिछ करनी है उनसे की जाए, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान एम्बेसी, उन्हें भी तो पता ना यार, इतने लोग डिपोर्ट होके आ रहे हैं। जब हम यहाँ पे आए थे फैसलाबाद में तो एफआईए वालों ने हमारे से स्टेटमेंट लिखवाई थी, बकायदा सिग्नेचर किए थे, और उन्होंने बोला था कि हम आपकी वीडियोस बनाते हैं ताकि ये वीडियो हम वहां पे लेके जाएं और आपकी ये जो लिखी हुई स्टेटमेंट है ना ये भी उनके सामने करें एज अ प्रूफ कि ये लोग वहां से डिपोर्ट होके आ रहे हैं, इससे पहले भी आए हैं और इनके बाद भी आएंगे, और इनकी सिर्फ बेस ये है कि ये अहले तशी हैं और या ये लास्ट इमाम बारगाह गए थे, तो उस वजह से ये डिपोर्ट होके आ रहे हैं। तो इस चीज के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाए ताकि हमारे जितने पाकिस्तानी भाई वहां पे काम कर रहे हैं वो सारे डिपोर्ट होके वापस ना आए, ठीक है। तो ये सारे प्रूफ उन्होंने लिए थे। तो जिस तरह से प्रोसेस चीजों को लेके वो कर सकते हैं ना, ठीक है, वो उस तरह से नहीं हुआ या उस तरह से नहीं कर रहे, तो उसके अलावा क्या ही बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, ये सर बता देंगे कितने आपके ख्याल में कितने पाकिस्तानी अब तक डिपोर्ट हो चुके होंगे, मतलब आपका जो रफ आइडिया होगा? मैं आपको बताऊं कि जितने दिन हम वहां पे रहे हैं ना, तो 200 से ऊपर लोग उतने दिन थे, एक हफ्ते में 200 से ऊपर लोग थे कि जो वहां पे थे हमारे साथ, जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, ठीक है। और उससे पहले भी मैं सुनता ये आ रहा था कि अबू धाबी से लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। उससे पहले मैंने अबू धाबी और शारजा का सुना था कि यहाँ से लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं, लुत्फी डिपोर्ट हो रहे हैं, ऐसे करके। लेकिन जो मेरे साथ थे, मेरी आंखों के सामने थे, वो 200 वो थे। और उसके अलावा पहले कब से सुनते हुए आ रहे थे और उसके बाद अभी तक भी वीडियोस आ रही हैं, नई वीडियोस आ रही हैं कि ये भी लोग डिपोर्ट हो गए हैं, ठीक है। आप यकीन जाने मेरी वीडियो पोस्ट करने के बाद इंस्टा पे मुझे इतने सारे मैसेजेस आए, इंडिया से भी लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया कि हमारे भाई वहां पे हैं या हमारे हस्बैंड वहां पे हैं, तो उनको कब तक अपने पास रखेंगे या उन्हें खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। ये चीजें लोगों ने डिस्कस की हैं मेरे से और बकायदा पूछा है कि हम कैसे उनसे कांटेक्ट करें, हमारा कांटेक्ट भी नहीं हो रहा उनसे। आप उधर ही मौजूद थे जब वॉर चल रही थी ईरान वाली? और जी जी, मैं वहीं पे था। तो क्या उस वक्त क्या माहौल था उधर यूएई में?
और दूसरी बात ये कि अपार्ट फ्रॉम दिस ये डिपोर्टेशन का जो इशू है, आपको क्या डिस्क्रिमिनेशन फील हुई थी एज अशिया? देखें, जब ये जंग हो रही थी या जो भी मामला चल रहे थे, हम वहीं पे थे। और हालात है, जाहिर सी बात है कि हर इंसान को पता है कि किसी भी अगर मुल्क में जंग चल रही हो ना, तो उसके हालात को सबको आइडिया होता है कि क्या हालात हैं। ठीक है, तो वो कोई भी हालात खुशगवार नहीं होते। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो बंदा नहीं भी डिस्कस कर सकता है, लेकिन आइडिया होता है सबको कि क्या हालात है, क्या मामला है, लोग वापस आ रहे हैं या कुछ जो फॉरेनर्स हैं वो अपनी वापस कंट्री जा रही हैं, जो भी मामला चल रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो ये आपने एशिया वाली बात की है, ये कुछ ऐसे है कि हमें अगर पहले भी आइडिया होता ना, मेरा सिर्फ एक ये है कि अगर ऐसा उन्होंने कुछ करना था, ठीक है, वो हमें इतना भी बोल देते कि आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप लोग वापस चले जाएं। ठीक है, हम कुछ सिक्योरिटी अलर्ट्स की वजह से, कुछ थ्रेट्स की वजह से हम आप लोगों को यहाँ पे नहीं रख सकते जब तक जंग जारी है, या कोई भी मामला है, कोई भी वजह दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी कंट्री में वापस चले जाएं। तो क्या हमने नहीं जानना था? ऑब्वियसली हमने अपने सारे मामला, पैसे वगैरह इकट्ठे करके जानने थे, पता ही अगर हम 2 दिन में ना गए तो ये फिर इस तरह से हमें उठा के तो वापस भेज देंगे। इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफ़ी बुरी तरह से ट्रीटमेंट उनको, जो लोग डिपोर्टेड लिस्ट के अंदर लोग थे डिटेंशन सेंटर में, उनको काफ़ी बुरी ट्रीटमेंट दी है। वो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो ज्यादा तंग करते हैं। अगर हम पुलिस है या कोई भी फौज का अदारा है, अगर आप किसी को भी तंग करोगे ना ज्यादा, तो उस हिसाब से आपको ट्रीट करेंगे। ठीक है, लेकिन जो इंसान की होती है ना, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, इज्जत नफ्स के ऊपर। नहीं, स्ट्रिप सर्च नहीं कराते? स्ट्रिप सर्च की रिपोर्ट्स आई हैं, स्ट्रिप सर्च किया जा रहा है और फिल्म किया जा रहा है उनको। ने हमारे हाथ बांधे थे, बकायदा स्ट्रिप के साथ हमारे हाथ बांधे गए थे, लेके जाया गया वहां पे। और फिर अगर किसी को थप्पड़ मारा है या तशद्दुद किया है या गाली गलौज किया है, ये तो नॉर्मली ये तो चल ही रहा था। ठीक है, तो ये जो चीजें ये तो चल ही रही थी, इनमें ये नहीं है कि नहीं ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। हाँ, एक चीज जो थी वो ये थी कि हमें जहां पे उन्होंने 7-8 दिन रखा था अपने पास, तो खाना टाइम पे मिल रहा था, 3 टाइम खाना मिल रहा था, पानी मिल रहा था, सारी चीजें साफ सुथरी थी, वॉशरूम था, सारा कुछ था, एसी वगैरह लगे हुए थे। ठीक है, ये लेकिन फिर भी कैद कैद ही होती है, चाहे सोने की भी हो तो। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी थी। लेकिन जो इससे ज्यादा कुछ चीजें मेरे भी सुनने में आई हैं, तो मैं उनके ऊपर कुछ बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने नहीं हुई। जो चीजें मेरे आंखों के सामने हुई हैं, जो मारा गया है, गालम गलोच हुआ है या हाथ बांधे गए हैं स्ट्रिप के साथ, तो वो चीजें हुई हैं। अच्छा अली, आप 2 साल से थे, आप खुद भी एक कस्टम डिपार्टमेंट में आपका ताल्लुक था, क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई ड्राइव हुई थी डिपोर्टेशन की, किसी ख़ास किसी ख़ास सेक्ट के या ख़ास इलाके के लोगों के ख़िलाफ़? आपके नॉलेज में कभी इस तरह की बात आई थी इससे पहले? इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अबू धाबी के हवाले से ये चीज सुनने में आई थी कि वहां पे ऐसा हो रहा है, ठीक है, या वहां पे चांसेस ऐसे हैं कि ऐसा हो। तो दुबई के लिहाज से ये तो बिल्कुल भी समझ लेना कि आइडिया था ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इससे पहले 2012 में सुना था, वो भी वापस आके सुना कि 2012 में ऐसे हुआ था कि लोगों को ऐसे रिपोर्ट किया गया था। इसके अलावा अबू धाबी का सिर्फ सुना था, दुबई का ऐसा कुछ आइडिया था ही नहीं। अगर कुछ होता, अगर हमारे माइंड में कोई ऐसा होता कि ऐसा हो सकता है, तो हम उसी वक्त अपनी वो सारी चीजें समेट के तो वापस आ जाते। तो लिहाजा इस तरह का कोई भी सीन था ही नहीं माइंड में कि ऐसा भी कुछ होगा। अच्छा, जब अब आप पाकिस्तान वापस आ गए हैं, तो अब आपकी क्या सिचुएशन है? जॉब की क्या सिचुएशन है? आपके एसेट्स, आपने कहा वहाँ फ्रोजन है, तो अब क्या वे फॉरवर्ड है आपका पर्सनली? अभी पर्सनल ये है कि मैं, जाहिर सी बात है, कोई भी आता है ना तो एक प्लान, फिर जाहिर सी बात है सोचना होता है कि अभी आगे का क्या प्रोसेस करना है। तो यही है कि अगर किसी भी और कंट्री का कोई ऐसा बने, सबब बने कि हम वहां पे मूव कर जाएं, क्योंकि अभी पाकिस्तान में रहना या यहाँ पे रह के जॉब दे या 40-50 जॉब तो करना, वो वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक घर था मेरे पास, तो मैंने गिराया हुआ था किसी 7-7 पैसे आएंगे तो हम जो है ना वो मकान बना लेंगे। लेकिन वो काम वहीं पे रुक गया और वहीं पे छोड़ दिया, स्टॉप कर दिए सारी चीजें। तो अभी बस यही है कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है पाकिस्तान में, सबसे पहले उसको अवेल की जाए, उसके बाद फिर सारी चीजों को देखा जाए कि अच्छा अभी हमने आगे क्या करना। अली, बिल्कुल मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको हालात बदलते हैं और आपको दोबारा मौका मिलता है यूएई जाने का, तो क्या आप यूएई दोबारा जाने का फैसला करेंगे? देखिए, ये जो सवाल है ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से है कि यूएई हमें चाहिए सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, वो कहीं से भी हो। लेकिन सारी चीजें देखनी है ना कि क्या घर वाले वो जाने देंगे, उस लिहाज से क्या वो चाहेंगे कि उनका बेटा दोबारा उसी ही कंट्री में जाए कि
जहां से वो इस तरह से जलीलो ख्वार होके वापस भेजा गया है या इस तरह से ट्रीट किया गया है, तो जाहिर सी बात है उनके दिल में ये डर तो रहेगा कि अच्छा फिर से गया, फिर से कोई प्रॉब्लम ना बन जाए या कोई ऐसी बात ना हो जाए फिर से। तो अभी ये चीजें उन पर डिपेंड करती है। तो मुझे तो जाहिर सी बात है, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है ठीक तो इंसान को चाहिए होता है, कोई भी काम मिलेगा वो ठीक तो करे। बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आपने जो भी वाक़यात आपके साथ पेश है उसको बड़ी तफसील से हमारे बयान किया। थैंक यू सो मच। तो ज़रिए आपने अली की कहानी सुनी और बहुत ही आई थिंक एक तरह से दर्दनाक किस्म की तो कहानी हम कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफसोस तभी होता है जब आपको वो कुछ भी ना मिले जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की होती है, आपने कमाया होता है, आपने एसेट्स बनाए होते हैं, अपनी सेविंग्स की होती हैं, उनको वो तक ले जाने का मौका नहीं मिला। आई नो। अब ये देखिए क्या सिचुएशन आगे होती है। यूएई की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया सच ऑफिशियल। हमारी तरफ से एक स्टेटमेंट आया और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कि भाई जो भी ये हो रही है इसकी कुछ सियासी वजूहात नहीं है, जिन लोगों को निकाला गया उनकी कोई ना कोई मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो नहीं उन्होंने खैर कहा, उन्होंने कहा कि उनके कोई ना कोई इमिग्रेशन लॉस के हवाले से कोई मसले मसाइल थे। लेकिन साथ में देखिए यूएई का एक मैंने रिपोर्ट देखी थी इस तरह की कि जिसमें यूएई ने क्लेम किया है हमने 27 एक्यूज़ लोगों को पकड़ा है क्योंकि ईरान रिलेटेड सेल्स ऑपरेट कर रहे हैं मुल्क के अंदर। अब इसकी वेरिफिकेशन आई डोंट नो कितनी है, किस हद तक है, बट 15,000 इंडिविजुअल्स को एक सोर्स शिया लीडर्स कहते हैं 15,000 इंडिविजुअल्स, कोई कहता है 7,500 फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं। तो मतलब नंबर्स आर ह्यूज। देखिए ज़रिए ठीक है, अगर वहाँ पे उनको उनकी यूएई को लगता है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, एक ड्यू प्रोसेस तो उनको फॉलो करना चाहिए ना। अगर आप किसी को डिटेन कर रहे हैं, आप ठीक है उसको डिटेन करें, बट उसको फिर जो एक तो कॉन्स्टेंट एक्सेस लाजमी देनी चाहिए थी, फिर उसके बाद जो उनके एसेट्स थे आप उसको किस तरह से कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। अगर आपके मुल्क में आके एक बंदे ने इतने साल मेहनत की है और आप उसे रातों रात डिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब और कोई चार्जेस भी आप उसको नहीं बता रहे कि उसका क्या है, मतलब एक विदाउट गिविंग हिम अ फेयर ट्रायल, तो ये किस तरह से मामला चल सकते हैं? ये मतलब अगर यूएई ऑब्वियसली अपने आप को ये कहता है कि वो दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री है, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हैं, तो लोग फिर क्या समझेंगे कि अगर आपको एक रात में विदाउट गिविंग एनी नोटिस आपको निकाल भी दिया जाएगा, आपको कुछ वहाँ से अपनी जो इन्वेस्टमेंट आपने की है वो भी नहीं लेने दी जाएगी। यूएई का मतलब ह्यूमन राइट्स को लेके ना यूएई हैज बीन इन द ब्लैक। ह्यूमन राइट्स के लिए तो आई एग्री विद यू, बट यू नो कि अगर आपने अपने आप को पोर्ट्रे करना है, लेबर फोर्स वहाँ काम करती है, स्पेशली जो लोअर आपकी ब्लू कॉलर वर्कर्स, वो किस तरह रहते हैं वहाँ पे? बिल्कुल ठीक है, उनके तो पासपोर्ट भी नहीं दिए जाते। एग्जैक्टली। तो मतलब ये बहुत सारे इन पे वो है, लेकिन यूएई को भी आई थिंक इसके हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन लाजमी देनी चाहिए। वो तो जब हमारी गवर्नमेंट मांगेगी तो देगी, हमारी गवर्नमेंट को भी इसके हवाले से मांगनी चाहिए। तो ज़री आई थिंक हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, ये था इस हफ्ते का राइट्स वॉच, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, आप राइट्स वॉच को तकरीबन 2 साल से देखते आ रहे हैं और आपने देखा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने पाकिस्तान के तमाम मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ की बात की, तमाम उन टॉपिक्स के हवाले से बात की जिनको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं किया जाता। हमने उन तमाम इश्यूज़ को उठाया जिनको उठाने को पाकिस्तान में ख़तरा तस्वुर किया जाता है। हम यकीन रखते हैं कि जो जर्नलिज़म है वो वॉइस ऑफ द वॉइसलेस है, उसमें करेज और बोल्डनेस जो है वो इंतहाई ज़रूरी होती है। If you want to watch more of our bold journalism and our tough conversations that don't happen anywhere else, we need your support. Follow us on all our social media accounts on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Subscribe and keep watching voicepk.net. आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net.